ऑफ कॉन्सिलिएशन तक ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਰਾਜੇ। ਟੁਡੇ ਵੀ ਆਰ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਸਟਾਰਟ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਜੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਪਾਵਰਸ ਮੈਂ ਕਰਵਾਤੀਆਂ ਸੀ ਬੋਰਡ ਆਫ ਕੌਂਸਲੀਏਸ਼ਨ ਦੀਆਂ, ਬੋਰਡ ਆਫ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਫਾइलिंग ऑफ रिपोर्ट वगैरह भी कर लिया सीगा। फिर आप डिफरेंस भी समझ लिया सी, डिफरेंस बिटवीन बोर्ड ऑफ कॉन्सलिएशन एंड कॉन्सलिएशन ऑफिसर। ठीक है, अगर किसी को प्रॉब्लम है इस पर रिवाइज कर लेंगे, नहीं तो आप आगे चलते हैं। बोलो कुछ तुसी बेटा अपना। हेलो हाँ जी अमरजोत बोलो। सर जो कॉन्सिलेशन ऑफिसर करवाए थे ना सेक्शन 4। हाँ हाँ बोलो सर ਉਹ ਸ਼ਾਰਟ ਚ ਮੜੇ ਸਮਝਾ ਦਿਓ, ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕੱਲ ਸਰ। ਕੀ ਸਮਝਾਵਾਂ? कॉन्सिलेशन ऑफिसर सेक्शन 4। देखिए कॉन्सिलेशन ऑफिसर, कॉन्सिलेशन का मतलब की होता है कि जो ऑफिसर सैटलमेंट करवाता है, जो ऑफिसर आपस में एक समझौता करवा देता है। किंदा समझौता करवा देता है? जिन्हों में डिस्प्यूट है, डिस्प्यूट किन्ना है बेसिकली इंप्लॉयर एंड वर्कमैन के। ठीक है, उन्होंने जो समझौता करवाता है उसको आप जो कॉन्सिलेशन ऑफिसर बोल देनी है। कॉन्सिलेशन ऑफिसर का ऑब्जेक्ट ही यही है टू मीडिएट एंड सैटल द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट। हम कॉन्सिलेशन ऑफिसर का किसी को चार्ज भी दिता जाऊगा, ठीक है, तो चार्ज किनू दिता जा सकता है? मैं तो दसिया कि कोई लेबर इंस्पैक्टर हो सकता है, या कोई असिस्टेंट लेबर कमिश्नर हो सकता है, या इदा का कोई होर परसन हो सकता है, कोई अफसर हो सकता है, उन्होंने चार्ज दे दिता जाता है कॉन्सिलेशन ऑफिसर का। ठीक है, चार्ज देना तो समझ लो ना कि उनकी एक होर ड्यूटी लगा दी जाती है कि भाई यू आर कॉन्सिलेशन ऑफिसर। देखो हम मैं तो कन्वीनर भी है, ठीक है, और मेरे को एक चार्ज का हो गया कि भाई आई एम कन्वीनर ऑफ BLLB थर्ड ईयर। फिर मेरे को एक चार्ज है कि हम BLLB थर्ड ईयर के पेपर होने, कल मैंने दसिया गया कि तुम कोऑर्डिनेटर हो BLLB थर्ड ईयर के एग्जाम तुम करवाने हैं, वो एक होर मैंने चार्ज मिल गया। तो ऐसा कॉलेज में कोई इंप्लॉयमेंट प्रोग्राम चल रहा है, उनका भी नोडल ऑफिसर मैं है। ठीक है, तो इट मीनस कि मैंने अलग अलग चार्ज दिए गए हैं। परसन तो मैं एक ही है, बट मेरे को एक तो ज़्यादा चार्ज है। ठीक है, तो इसी तरह कोई परसन लेबर इंस्पैक्टर भी है और उसमें एक होर चार्ज दिता जाता है कि तुम कॉन्सिलेशन ऑफिसर भी हो, तो जोड़े वर्कमैन वगैरह है तुहानू अप्रोच करेंगे, तुम इन्होंने सैटलमेंट करवानी है, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट सैटल करना। ठीक है, क्लीयर हो गया? यस सर, यस सर। ठीक है राजी। हाँ जी सर, तुसी मेरा नाम लिया सी सर। कुछ बेटे मैं तो यही कहा कि हैंड नीचे कर लो, तो हैंड रेज सीगा। पता सर करता सी, काफी देर हो गया कितना है सर पहले ही। ओके सर। सो ਆਪਾਂ तेजी ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਇੱਕ नया ਸੈਕਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਆ, ਸੈਕਸ਼ਨ 6 ਕੋਰਟ ਆਫ ਇਨਕੁਆਇਰੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ? मैं स्लाइड ओपन करती है, सैक्शन 6 कोर्ट ऑफ इंक्वायरी। हम ध्यान ना समझना है कोर्ट ऑफ इंक्वायरी की है। पहली गल तो अजे कोई अथॉरिटी नहीं है। ठीक है, आप देखो जो मैं तुम्हें अथॉरिटी का चार्ट बनवाया, मैं उन्होंने कोर्ट ऑफ इंक्वायरी नहीं करवाया तुम्हें। इट इज़ नॉट अथॉरिटी, इट इज़ ओनली आ रिकमेंडेटरी बॉडी। ठीक है, मैं समझा दूंगा। सैक्शन 6 के कहता है, सैक्शन 6 प्रोवाइड दैट इफ ओकेजन अराइजेस, ओकेजन अराइजेस मतलब कि अगर एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को लगता है, the appropriate government may constitute a court of inquiry to inquire into the reasons of industrial dispute। अगर appropriate government को लगता है तो appropriate government चाहे तो कॉन्स्टिट्यूट कर सकती है। की कॉन्स्टिट्यूट कर सकती है? कोर्ट ऑफ इंक्वायरी। मकसद की है? टू इंक्वायर द रीजनस ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट, कि उन्हें पता करना उन्हें कारणा का कितना कारणा करके इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट है। दिस बॉडी इज ओनली अ रिकमेंडेटरी बॉडी। ठीक है, इट कैन ओनली गिव रिकमेंडेशंस। ये सिर्फ एक रिकमेंडेटरी बॉडी है, ये सिर्फ सलाह दे सकती है, सजेशन दे सकती है, बट इट कैन नॉट इटसेल्फ सैटल द डिस्प्यूट। ये डिस्प्यूट को सैटल नहीं कर सकते, इसे करके आप अथॉरिटी नहीं गिनते। आप पढ़ रहे हैं बिकॉज समटाइम्स दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड इन शॉर्ट क्वेश्चन। ठीक है, दिस पॉइंट इज आस्क्ड इन शॉर्ट क्वेश्चन कि वट इज कोर्ट ऑफ इंक्वायरी। मैं हुण तुहानूं एग्जाम्पल दे के समझाना है। सपोज करो कि तुहाडी क्लास विच दो ग्रुप बन गए और ग्रुप ए विच कुछ बॉयज़ है और ग्रुप बी विच कुछ बॉयज़ है, तो उन्होंने दोनों का आपस में झगड़ा चल रहा है काफ़ी टाइम तो मैं तुहाडा कन्वीनर है, मैं की करदा है, मैं दो चार बच्चे जिहड़े हैगे है, दो चार बच्चों अपने को बुलाना है। ठीक है, मैं कुछ नूं बुला लिया, मैं दिव्यांत नूं बुला लिया,
ठीक है। और मैं कुछ होर बच्चों निखिल ਨੂੰ बुला लिया, मैं 3-4 बच्चे अपने को बुलाए, मैं कहा बेटा तुसी मेरे खास हो, तुसी मेरी कॉन्फिडेंस हो, ठीक है, तो तुसी पता करना है कि बई ये मैं तो नया आया है इस क्लास में, तुसी मैनू पता करके दसना है भी ये क्यों इन्ना डिस्प्यूट चल रहा है, कितना टाइम हो गया इस डिस्प्यूट में चलते, इनकी असली वजह की है, कोई लड़की की वजह नाल चल रहा है या कोई होर कारण है, कोई नशिया की वजह नाल चल रहा है, कारण की है इसका, ठीक है। सो वो ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ 3-4 ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਬੁਲਾਏ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਕੋਰਟ ਆਫ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਰეკਮੈਂਡੇਸ਼ਨਸ ਦੇਣਗੇ, ਸੁਜੈਸ਼ਨਸ ਦੇਣਗੇ, ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਰੀਜ਼ਨ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨਗੇ ਵੀ ਸਰ ਇਹ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਸਰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਡਿਸਪਿਊਟ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। डिसीजन मैं ही लेना है, अथॉरिटी मैं ही है, डिस्प्यूट को सैटल मैं ही करना है, बट रैकमेंडेशनस वो जी मैं 3-4 बच्चों की कमेटी बनाती है उसनों वो मैनू देंगे, ठीक है। सो सिमिलरली कोर्ट ऑफ इंक्वायरी है, कोर्ट ऑफ इंक्वायरी कई बार बहुत ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट होंगे हैं तो उत्थे कोर्ट ऑफ इंक्वायरी गवर्नमेंट द्वारा अपॉइंट की जाती है। कोर्ट ऑफ इंक्वायरी हैज़ टू इंक्वायर द रीजन बिफोर द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट या एंड प्लस इट विल गिव recommendations that how the dispute can be resolved. But this court of inquiry, it is not authority in itself, it cannot itself settle the dispute, ठीक है। पॉइंट क्लियर है, सिंपल है, अगर नहीं क्लियर है तो दसो। दूजा समझाओ जी, दूजा की बेटे पॉइंट, दूजा पॉइंट भी इट कैन गिव recommendations on the, वो वाली गल इनका मतलब ये राजे भी कोर्ट ऑफ इंक्वायरी सिर्फ एक रैकमेंडेटरी बॉडी है। रैकमेंडेशन की होंगे सजैशन, कि ये सिर्फ सजैशन दे सकती है, ठीक है। इन्हों का काम सिर्फ सजैशन देना है और ये डिस्प्यूट में सैटल नहीं कर सकती। हुण देखो वो 3-4 बड़े बच्चे मैं अपॉइंट किए, दिव्यांग में अपॉइंट किया, कुछ नूं कीता सी, निखिल नूं कीता सीगा, वो सिर्फ मैनू आके सजैशन देंगे, ठीक है, भी भाई ये तुसीं डिस्प्यूट किदां रिजॉल्व कर सकते हो, ये रस्ता आप अपना लीए तो फिर इन्हों का झगड़ा हमेशा लिए खत्म किया जा सकता है। सो वो जोड़े बच्चे है, वो बच्चों की जी मैं कमेटी बनाई है 3 बच्चों की, वो अपने आप कोई अथॉरिटी नहीं है, वो नहीं है जाके डिस्प्यूट में रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे, उन्होंने काम तो सिर्फ रीजनस को पता करना है और मैनू सजैशन देना है। सिमिलरली कोर्ट ऑफ इंक्वायरी का काम सिर्फ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट के पीछे जो रीजन है उसको पता करना है और गवर्नमेंट को सजैशन देना है कि किस तरीके नाल डिस्प्यूट रिजॉल्व किया जा सकता है। इस करके आप कहने हैं भी कोर्ट ऑफ इंक्वायरी इज ओनली अ रैकमेंडेटरी बॉडी, इट विल गिव ओनली recommendations but it cannot resolve the dispute. Point is clear? समझ आ गया? चलो आप आगे चलते हैं। सेक्शन 6 अपना हो गया। हाँ बोलो बोलो बेटे, बोलो, तो किसी ने बोलना तो बोलो। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो बेटे बोलो। सर इन द टाइम कोई लिमिटेड टाइम हुंदा, मतलब इन्ने टाइम तक उन्होंने जांच करके या कुछ मतलब हाँ, केस ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ हो सकता है गवर्नमेंट उन्होंने कोई ना कोई टाइम लिमिट प्रोवाइड करेगी, हो सकता है, बल्कि हो सकता है, हाँ रजे है, देख लिया मैं, अच्छा मैं लिखा नहीं है, इट हैज़ 6 months, it has 6 months, this body has 6 months from the commencement of inquiry to give its recommendation। ज़्यादा तो ज़्यादा इन्होंने को 6 months होंगे और उन्होंने 6 months में अपनी recommendation देंगे, ठीक है। बाकी गवर्नमेंट इन्होंने स्पैसीफाई कर देंगे कि तुम इन्ने टाइम में अपनी recommendation सानू सबमिट कर दो। ओके सर ठीक है बेटा, थैंक यू, ये पॉइंट रह गया सी अपना। और एक होर गल, दिस बॉडी कंसिस्ट ऑफ 1 और मोर इंडिपेंडेंट पर्सन। इस बॉडी में एक पर्सन भी हो सकते हैं, एक तो ज़्यादा भी हो सकते हैं। वो इंडिपेंडेंट पर्सन है, इंडिपेंडेंट मतलब पर्सन है मैं कल भी मतलब समझाया सीगा। इंडिपेंडेंट का मतलब वो न्यूट्रल पर्सन है, उन्होंने उस इंडस्ट्री नाल, उन्होंने इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट नाल, वर्कमैन नाल या एम्पलॉयर नाल किसी ना कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है। इट इज़ अ न्यूट्रल। चलो अगे चलते आप। नैक्सट है राजे, हुण आप शुरू कर रहे हैं इत्थों एडजुडिकेटरी अथॉरिटीज़। हुण अपनी कॉन्सीलिएटरी अथॉरिटी जिहड़ियां है, कॉन्सीलिएशन अथॉरिटीज़ वो खत्म हो गया। हुण आप नैक्सट शुरू करन जा रहे हैं एडजुडिकेटरी अथॉरिटीज़। एडजुडिकेटरी अथॉरिटी में सब तो पहले अपने को 3 अथॉरिटीज़ होंगी, पहले तो समझो। पहला किहड़ी होएगी, लेबर कोड, और उस तो इलावा की है अपने को ट्रिब्यूनल, और उसके अलावा है अपने को नैशनल ट्रिब्यूनल, ठीक है। लेबर कोड,
ਇਹ ਇੱਕ ਜਾਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹੈ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵੀ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਟੇਟ ਲੈਵਲ ਤੇ ਹੋਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਜਾਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਇੱਕ ਹੀ ਹੋਏਗਾ, ਇੱਕ ਜਾਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਔਰ ਫਿਰ ਹੋਏਗਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ, ਇਹ ਸੈਂਟਰ ਲੈਵਲ ਤੇ ਹੋਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਸੈਕਸ਼ਨ 7 ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਐਡਜੂਡੀਕੇਟਰੀ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਦੀ। ਲੇਬਰ ਕੋਰਟ, ਲੇਬਰ ਕੋਰਟ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 5-6 ਲੇਬਰ ਕੋਰਟਸ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦੀਆਂ, ਆਪਣੇ ਨੀਅਰੈਸਟ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਲੇਬਰ ਕੋਡ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆਪਾਂ। ਸੈਕਸ਼ਨ 7 ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਸੈਕਸ਼ਨ 7 ਐਮਪਾਵਰ ਦੀ ਐਪਰੋਪਰੀਏਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਟੂ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ वन और मोर लेबर कोड, ठीक है जी। एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट एक या एक से ज़्यादा लेबर कोड इस्टैबलिश करेगी। इट शैल कंसिस्ट ऑफ वन पर्सन ओनली, सिर्फ एक ही पर्सन होनी है इनके विच, उन्होंने ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ प्रिजाइडिंग ऑफिसर, ठीक है जी। कंज्यूमर कोर्ट भी ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠਦੇ ਆ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ प्रिजाइडिंग ऑफिसर ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ठीक है जी। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੱਜ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ। तो सिमिलरली लेबर कोड ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਹੀ पर्सन ਹੈ और ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ प्रिजाइडिंग ऑफिसर। और इन्हों की क्वालिफिकेशन होनी चाहिए है, हु कैन बी अपॉइंटेड एज अ प्रिजाइडिंग ऑफिसर इन लेबर कोर्ट, उन्होंने की क्वालिफिकेशन होनी चाहिए वो आप लिख लेने हैं। ही शुड बी और हैव बीन द जज ऑफ हाई कोर्ट, वो परसन या तो हाई कोर्ट के जज होंगे या वो हाई कोर्ट के जज रह चुके हैं, ठीक है। आम तौर पर रिटायर्ड जज नहीं लगते हैं। तो लेबर कोर्ट के प्रिजाइडिंग ऑफिसर क्वालिफिकेशन ही शुड बी और हैज़ बीन कर लेंगे थे द जज ऑफ द हाई कोर्ट। दूसरा, ही शुड बी और हैज़ बीन द डिस्ट्रिक्ट जज और एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज फॉर 3 ईयर्स। डिस्ट्रिक्ट जज जी पोस्ट होंगी है ना, सब तो उपर होंगी है जी सिविल कोर्ट है ना, इतने भी जजिज दी बहुत सारिया डेजिग्नेशन होंगी है, जिवें सिविल जज जूनियर डिवीजन, सिविल जज सीनियर डिवीजन, ठीक है। और डिस्ट्रिक्ट जज जी पोस्ट होंगी है वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में सब तो उपर होंगी है। ही शुड बी और हैज़ बीन द डिस्ट्रिक्ट जज और एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज फॉर 3 ईयर्स, घट्टो घट्ट उन्होंने एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज या डिस्ट्रिक्ट जज एज अ 3 ईयर्स एक्सपीरियंस हो गए। फिर नेक्स्ट की है, और ही हैज़ हेल्ड एनी जुडिशियल ऑफिस इन इंडिया फॉर 7 ईयर्स। इंडिया में उन्होंने कोई भी जुडिशियल ऑफिस देखा होगा, उनके जुडिशियल ऑफिस के रहे हो और उन्होंने मिनिमम एक्सपीरियंस कितना होवे 7 ईयर, ठीक है जी। तो 3 पर्सन है, या तो हाई कोर्ट के जज प्रेजेंट जज या रिटायर्ड जज, या फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जो होंगे डिस्ट्रिक्ट जज या एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज बट मिनिमम उन्होंने 3 ईयर्स एक्सपीरियंस हो, या फिर इंडिया में कोई भी जुडिशियल ऑफिसर उस पर्सन ने हेल्ड किया होगा, कोई भी, ठीक है, फॉर 7 ईयर। नेक्स्ट अपने को जुरिस्डिक्शन ऑफ लेबर कोड बड़ा इंपॉर्टेंट है। जुरिस्डिक्शन ऑफ लेबर कोड स्केड्यूल 2 शेड्यूल 2 जी मैं पहले ही दस देना थानू, लेबर कोड की अपनी जुरिस्डिक्शन है और ट्रिब्यूनल की अपनी जुरिस्डिक्शन है, ठीक है। कितने कितने सेम भी होएगी, बट लेबर कोड हैज़ जुरिस्डिक्शन ओवर सम पर्टिकुलर मैटर्स। वो मैटर्स को लिखे कितने है, जुरिस्डिक्शन कितने मैंशनड है, वो एक्ट के नाल एक शेड्यूल अटैच है, शेड्यूल 2 उन्होंने स्कैड्यूल भी बोल देंगे, ठीक है। तो उत्थे हो जाके तुम अगर खोलोगे ना गूगल पर लिख भी दोगे स्कैड्यूल 2 इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, तो सामने खुल जाएगा, उनके मैटर्स लिखे हुए हैं जिन्होंने उपर लेबर कोड की जुरिस्डिक्शन है। और ट्रिब्यूनल वाले मैटर्स वो स्कैड्यूल 3 है। तो जुरिस्डिक्शन ऑफ लेबर कोर्ट आप देखते हैं जी, लेबर कोर्ट हैज़ जुरिस्डिक्शन ओवर फॉलोइंग मैटर्स। कितना जुरिस्डिक्शन का मतलब की होता है कि कितना क्वेश्चंस में किस तरह के डिस्प्यूट में लेबर कोर्ट एंटरटेन कर सकती है या एडमिट कर सकती है, ठीक है। तो लेबर कोर्ट हैज़ जुरिस्डिक्शन ओवर फॉलोइंग मैटर्स। पहला की है डिस्चार्ज और डिसमिसल ऑफ एनी वर्कमैन, डिस्चार्ज और डिसमिसल ऑफ एनी वर्कमैन। भाई डिस्चार्ज से डिसमिसल का की फर्क है, मैंने कौन दसेगा? रेज योर हैंड। डिस्चार्ज और डिसमिसल का की फर्क है? अपने आप हैंड रेज करो। Pardon please. That's the difference between discharge and dismissal. Raise your hand. Only Priya has raised the hand. किसे और नहीं पता? Nobody else knows it. सर डिस्चार्ज ਹੁੰਦਾ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਤੇ ਡਿਸਮਿਸਲ ਹੁੰਦਾ ਪਰਮਾਨੈਂਟ। एक मिनट रुक जा, कुछ नहीं